बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो स्टूडेंट लॉ ऑफ मास एक्शन के इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये गुलबर्ग और वेग ने 1869 में था वो प्रेजेंट किया था। अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन की जो स्टेटमेंट है उसकी तरफ चलते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है जी? द रेट एट व्हिच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास and the rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of reacting substances। तो स्टूडेंट इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस डेफिनेशन को दो पार्ट्स में तकसीम कर लेंगे। हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ से शुरू होगा the rate at which substance react is directly proportional to its active mass। तो हमारा पहली डेफिनेशन का जो पार्ट है वो यहाँ तक होगा, यानी the rate at which substance react is directly proportional to its active mass। इसका क्या मतलब होगा कि किसी शय के जो रिएक्ट करने का जो रेट है वो डिपेंड करता है उसके एक्टिव मास के ऊपर, यानी एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं कि किसी दूसरे लफ्ज में कह सकते हैं कि किसी शय के जो रिएक्ट करने का रेट है वो डिपेंड करता है एक्टिव मास के ऊपर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्टिव मास जो है वो हमारे पास क्या है। एक्टिव मास को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि एक डायग्राम जो है हमारे पास मौजूद है। एक मिसाल को हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या है, एक बीकर है जिसमें हमने वाटर ऐड किया है और इसमें क्या करेंगे कि हम शुगर ऐड कर देते हैं। शुगर आपको पता है एज ए स्वीटनेस, मिठास पैदा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस बीकर में हमने क्या किया कि वाटर में 100 ग्राम जो है वो शुगर ऐड कर दी। जब इस बीकर में हमने 100 ग्राम शुगर ऐड कर दी तो इसको हमने हल किया। हल करने के बाद क्या किया कि जब हमने इसकी स्वीटनेस को चेक करने के लिए, इसकी मिठास को चेक करने के लिए जब इसको हम टेस्ट करते हैं तो हमें जो इसका टेस्ट है यानी इसकी जो मिठास है वो कम महसूस होती है। तो हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि जो 100 ग्राम शुगर हमने स्पीकर में ऐड की थी, हल की थी, उसमें से जस्ट जो 50 ग्राम शुगर है वो इसमें हल हुई है। तो टोटल मास हमारे पास 100 ग्राम था, उसमें से 50 ग्राम जो है उसमें हल हुई। तो 50 ग्राम हमारा क्या होगा, एक्टिव मास होगा। दरअसल एक्टिव मास किसी शय की वो मिकदार है जो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है वो यूज होती है, यूज हुई होती है। दोबारा सुने कि एक्टिव मास दरअसल किसी शय की वो मिकदार है जो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है वो एक्चुअली यूज होती है, उसको हमें एक्टिव मास कहेंगे। तो इसी एग्जांपल में हमारा जो एग्जैक्ट जो था टोटल जो था वो शुगर की जो मिकदार थी वो 100 ग्राम थी और इसमें हमारा जो डिसॉल्व हुआ यानी एक्टिव मास था वो कितना, 50 ग्राम। तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्टिव मास था हमारा 50 ग्राम है और जो स्वीटनेस है वो क्या है, रेट ऑफ शुगर है। तो एक्टिव मास को स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए उसको डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट को हम मोल कंसंट्रेशन भी कहते हैं और इसका यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब। अब हम आगे मिसाल डिस्कस करते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए जो है वो डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट एक्स बना रहा है। तो हम इस रिएक्शन के मतलब कह सकते हैं कि इस रिएक्शन का जो रेट है यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास ए के, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास ए के। यहाँ पे जो ये ए जो है ये हमारी कुल जो है मिकदार है, टोटल मिकदार है रिएक्टेंट की। और यहाँ पे जो है ए के गिर्द अगर हम ब्रैकेट डाल देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते हैं तो इसका यहाँ मतलब होगा एक्टिव मास का। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी पहली जो थी वो पार्ट डेफिनेशन का कि द रेट एट व्हिच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, यानी किसी शय के रिएक्ट करने का जो रेट है वो डिपेंड करता है उसके एक्टिव मास पे। और एक्टिव मास की हमने बात की है कि एक्टिव मास किसी शय की वो मिकदार होती है जो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है वो यूज होती है, उसको हम एक्टिव मास कहते हैं। अब हम स्टूडेंट्स डेफिनेशन के दूसरे पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। वो आज हमारे पास कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। तो इसको समझने के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास एक रिएक्टेंट ए है जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट एक्स बना रहा है हमारे पास। अब इस रिएक्शन में क्या होगा कि इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा हम कह सकते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास ए के। इसी तरह हमारे पास दूसरा रिएक्टिंग सब्सटेंस है बी, वो भी रिएक्ट करके प्रोडक्ट एक्स बना रहा है और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास बी के।
तो नॉर्मली केमिकल रिएक्शन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो दो या दो से ज्यादा होते हैं। तो इस इक्वेशन में हमारे पास दो रिएक्टेंट है, यानी A प्लस B मिलके यानी आपस में रिएक्ट करके तो क्या बना रहे हैं, एक्स प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब इस इक्वेशन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यानी हम कह सकते हैं इस इक्वेशन के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास A मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मास B के। दूसरे भाग में हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास A और B। ये हमारा डेफिनेशन का दूसरा पार्ट था। अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन की तरफ इसकी थोड़ी सी। हम क्या करते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं। हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट A और B जो है वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट C और D बना रहे हैं। क्योंकि हमने ये रिवर्सिबल रिएक्शन लिया है तो इसमें क्या है कि C और D दोबारा जो है वो आपस में रिएक्ट करके तो क्या बनाएंगे, A और D। तो इनको हम चूंकि केमिकल रिएक्शंस के दौरान इनको हम मोलर कंसंट्रेशन के जरिए जो है वो ज़ाहिर करते हैं। तो इनको मोलर कंसंट्रेशन के जरिए हम इस तरह A B C, मोलर कंसंट्रेशन A यानी एक्टिव मास A B C और D इस तरह डिनोट करेंगे। अब अगर हम सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें जिसमें A और B रिएक्ट करके आपस में तो C और D जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास A मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मास B के। अब चूंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, जब इसको हम खत्म करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा जिसको हम कहेंगे KF। ये जो KF कांस्टेंट है ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये इक्वल होगा यहाँ पे एक्टिव मास A मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मास B के। अब इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास C मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मास D के, यानी मोलर कंसंट्रेशन D। और चूंकि जब प्रोपोर्शनल साइन को हम यहां से खत्म करेंगे तो यहां हमारे पास कांस्टेंट आएगा KR। ये जो कांस्टेंट है ये रिवर्स रिएक्शन के लिए, ये इक्वल होगा यहां पे मोलर कंसंट्रेशन C मल्टीप्लाई मोलर कंसंट्रेशन D के। अब चूंकि हमने रिवर्सिबल रिएक्शन लिया तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उसमें वो इक्विलिब्रियम स्टेट उसमें कायम हो जाती है। और इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो फिर हमने ऊपर लिखा था कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है हमारे पास बराबर था मोलर कंसंट्रेशन A मल्टीप्लाई मोलर कंसंट्रेशन B। तो उसी को हम इस तरह लिखेंगे, ये बराबर हो जाएगा रिवर्स रिएक्शन के रेट के एक्टिव मास C मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मास D के। अब इनको हम जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड पे लिख लेंगे और कांस्टेंट्स हैं उनको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ यूं आ जाएगी। अब इन दोनों जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, दोनों कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं, इनको मिला के हम एक नया जो कांस्टेंट है वो अक्स करते हैं जिसको हम कहते हैं Kc। Kc को हम कहा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स कहते हैं। और इक्वेशन हमारे पास फाइनली जो है वो कुछ इस तरह से आएगी। तो स्टूडेंट्स ये इसको हम Kc को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स कहेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को जब नेक्स्ट इंशाल्लाह मजीद डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।